नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें सीखना होगा कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और हमें किसी भी समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को कब कहेंगे कि एक आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। या फिर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप एक बार इस समीकरण को देखिए। आप कहेंगे सर इस समीकरण को हम देखते हैं तो इस समीकरण में हमें दो चीजें दिखाई देती है। हमारे दो पक्ष होते हैं। आपका एक पक्ष तो कौन सा होता है? एक पक्ष होता है अभिकारक वाला और एक आप होता है आपका उत्पाद वाला। क्या होता है? उत्पाद वाला। ठीक है। अभिकारक की परिभाषा क्या थी जो पिछले लेक्चर में हमने की थी कि जब एक रासायनिक परिवर्तन के दौरान या फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है वो आपके क्या है? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन किस में हुआ है? आयरन में और हाइड्रोजन में हुआ है। तो ये क्या आपके अभिकारक हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये अभिकारक और ये क्या है? आपके उत्पाद। तो यहाँ अभिकारक में देखिए कितने तत्व हैं। अभी पहले तत्व हम देखेंगे कि अभिकारक में कितने तत्व हैं। तत्व मतलब कितने पदार्थ है, ये मान लीजिए आप शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। सर आप कहेंगे सर आयरन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, H2O। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? ये Fe2, सॉरी 3 बनेगा अभी, 3 Fe3, Fe3O4 और प्लस में क्या है आपका H2। क्या है? H2 आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से? हाँ सर, अब हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है? आयरन है। यहाँ पर भी क्या है? आपका आयरन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो मतलब 3 तत्व आपके अभिकारक में है और 3 ही तत्व आपके उत्पाद में है। ये बात तो सब में आप में कॉमन मिलेगी। लेकिन आप कहेंगे सर हमें तो संतुलित समीकरण पता करना है कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो यहाँ देखिए आयरन के कितने हैं? 1 और उत्पाद में कितने हैं? 3। दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं तो क्या है? ये एक संतुलित समीकरण नहीं है। दोनों तरफ क्या है? जो द्रव्यमान क्या है? बराबर होना चाहिए भी। ठीक है। और बिल्कुल एक्यूरेट परिभाषा ये रहेगी कि आपके अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, याद रखना, जिस समीकरण में या फिर वह समीकरण जिसमें अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व की, सभी की नहीं। ये मत सोचने ना कि 10 इस साइड हो जाए 10 इस साइड हो जाए, वो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ एक बार। जैसे आपका ये हाइड्रोजन है, प्लस में आपका ऑक्सीजन, कुछ भी हम ए बी करके समझाता हूँ ताकि आपको, आप कहेंगे सर ये आपने कैसे कर दिया। यहाँ पे A2 है और यहाँ पे आपका क्या है? B2 है। भी मान लेते हैं B1 है। कोई भी यहाँ पे तत्व है ये आपके, B कितना है? 1 है। और आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया A प्लस में या फिर AB2 आपने बना दिया। क्या बना दिया? AB2 आपने बना दिया। आप कहेंगे सर 2 और 1 3, 2 और 1 3, आपके परमाणु क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये आपका संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। संतुलित नहीं है। संतुलित की परिभाषा एक बार दोबारा रिकील कीजिए कि अभिकारकों में प्रत्येक परमाणु के तत्वों की संख्या भी, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक जो शब्द है आपका जरूर आना चाहिए, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो वह समीकरण आपका क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। तो मतलब यहाँ आपके ए के 2 हैं तो यहाँ पर भी ए के 2 होने चाहिए। यहाँ बी का 1 है तो यहाँ पर भी बी का 1 होना चाहिए। वो आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। परिभाषा एक बार दोबारा बोलिए कि वह समीकरण जिसमें अभिकारकों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो वो क्या कहलाता है? आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। प्रत्येक जो शब्द है आपका जरूर आना चाहिए, प्रत्येक तत्व।
के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब आपकी उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो वह आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप कहेंगे सर ये चीज़ तो हमें पता चल चुकी है। अब आपका हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसकी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है अभी? ठीक है, आप कहेंगे सर क्यों ज़रूरी है? हम सीधा मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। एक समीकरण आपको लिख के दिखाता हूँ। आप कहेंगे सर ये आपका H2 है, हाइड्रोजन है, प्लस है आपका ऑक्सीजन O2 है और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे H2O है। ठीक है। अब आपको सीधा पता तो चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो हमें इसको क्या है कि बैलेंस करने की क्या आवश्यक है, संतुलित करने की क्या आवश्यकता है। पहले तो ये मुझे बता दीजिए क्या ये संतुलित है या नहीं। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के दो हैं, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या विकारकों में प्रत्येक तत्वों की संख्या आपकी उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु सर? 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का है 1। ये बात गलत है, आपका ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो या जब इससे काम चल रहा है तो हमें संतुलित की आवश्यकता क्यों? क्वेश्चन हमारा ये है क्योंकि हमें हर एक रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, इसलिए क्या हम समीकरण को जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही तो क्या कहलाता है, आपका समीकरण कहलाता है भी। ठीक है, ये क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया का आपका संक्षिप्त रूप है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमें रासायनिक अभिक्रिया में कौन से नियम का पालन करना होता है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है कि आप न तो द्रव्यमान को बना सकते हैं, न आप द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या है, इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब आप कहेंगे सर ये द्रव्यमान वाली बात हमें समझ में नहीं आई। तो ये कहता है कि कोई भी चीज़ आप न तो बना सकते न नष्ट कर सकते, शायद भार उसका भी द्रव्यमान। ठीक है, भार नहीं द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने हाइड्रोजन 2 थे, ठीक है, ऑक्सीजन 2 थे, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया अभी? आपने तो द्रव्यमान नष्ट कर दिया, आपने ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया। तो ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या हो गया, इस रासायनिक समीकरण में लागू नहीं हो रहा, तो वो हमें लागू करना पड़ेगा और उसका पालन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमें चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलिए एक बार मैं इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करके दिखाता हूँ, इस समीकरण को मैं आपको संतुलित करके दिखाता हूँ। क्या-क्या स्टेप, फिर हम जो हमारा स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। आप आ जाइए भैया। आप कहेंगे सर ये हमारा समीकरण है अभी आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो पहला काम है कि आप क्या करेंगे, इसको जो भी आपके यौगिक हैं, जो भी आपके पास तत्व है, इनको एक आप बॉक्स में बंद कर लेंगे भी। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, बॉक्स में बंद करने का मतलब अब इनके साथ कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। जो आपको बैलेंस आपका मैं बता देता हूँ, जो संतुलित होगा ना, वो आपका मल्टीप्लाई करके होगा, गुणा करके होगा। आप पूरे के पूरे इसको यौगिक को ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको यहाँ से ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, आप कहेंगे 2, तो सर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, O2 2 हो जाएगा, H2O2 बन जाएगा। ऐसा आपका नहीं होगा। अब हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, अब जो मल्टीप्लाई होगी इसके पूरे के साथ होगी भी। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। तो पहले इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने तत्व हैं इसमें। 2 हैं सर, इसमें भी 2 हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही भी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन आपको कोई नहीं आएगी जिसमें तत्वों की संख्या ही अलग अलग हो। यदि तत्वों की ही संख्या अलग अलग हो गई तो फिर आपकी वो संतुलित होगी ही नहीं भी, फिर वो आपकी है संतुलित होगी नहीं, वो आपकी बहुत टफ लेवल आपका चला जाएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। अब आपको देखना तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो आपको क्या करना है सर, हाइड्रोजन ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब रिएक्टेंट आपके हो गए, अभिकारक हो गए। राइट हैंड साइड में क्या हो गए सर, राइट हैंड साइड में आपके उत्पाद हो गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही हैं आपके। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस साइड लिख देता हूँ इसको भी। तो ये आपका लेफ्ट रिएक्टेंट आपका हो गया अभी। तो हाइड्रोजन के कितने हैं सर, हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं सर, लेफ्ट में ऑक्सीजन के भी 2 हैं। ये लेफ्ट साइड होगी ना आपकी, लेफ्ट साइड मान लीजिए, चाहे इसको अभिकारक मान लीजिए। राइट साइड में कितने हैं सर,
हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। मतलब क्या ये संतुलित है? आपको यहाँ से पता लग जाएगा सर संतुलित नहीं है, दोनों आपके बराबर होने चाहिए। तो हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब आपको देखना सबसे ज़्यादा परमाणु कौन से बॉक्स में के अंदर है अभी, या कौन से यौगिक में? सर इसमें तो 2 हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 हैं, इसमें आपके 3 हैं, तो हम इसी को लेकर चलेंगे सबसे पहले। हमारी नज़रों के सामने यही आ जाना चाहिए भी। तो इसमें हम बारी-बारी इसके सभी तत्वों को देखेंगे भी। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब हमें तो हमारे वाले ही डबल करने पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो आपको पहले ही मना कर दिया कि आप पूरे यौगिक का जो फ़ॉर्मूला है ना, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, उसको 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा कर सकते हो, वो भी कैसे? आप पूरे के पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन 2 करने के लिए आप यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे 2। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, तो एक बार हाइड्रोजन पे भी विचार कर लीजिए। हाइड्रोजन पर आप विचार करेंगे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन क्या हो गया आपके? 4 हो गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितने हो गए? 2 दूनी 4। अब आप इनको देखिए कि सर यहाँ एक बार फिर लिखता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारक में? सर 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 2 हैं। दिख रहा है आपको रेड पेन से लिखा हुआ? हाँ सर। और आपका यहाँ हाइड्रोजन कितने सर? 2। 2 अंदर है बॉक्स के और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रखी, मतलब कितने हो गए आपके? 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं सर? 1 अंदर है और 2 से मल्टीप्लाई की 2, ये देखिए 4 2 4 2 4 आपके हाइड्रोजन इस साइड, 4 इस साइड, ऑक्सीजन 2 इस साइड और 2 इस साइड, हो गया आपका संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण की परिभाषा क्या थी कि अभिकारकों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो वह समीकरण आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहेंगे सर ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, तो आ जाइए अब हम हमारी एक अभिक्रिया लेते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या बराबर करने की कोशिश करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं, बराबर नहीं संतुलित करने की कोशिश करते हैं। और हमारी अभिक्रिया आपके सामने है। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ आपको, एक-एक चीज़ पहले उस अभिक्रिया को मैं यहाँ पे संतुलित कर देता हूँ, फिर आप ये सारे के सारे चरण बीच के हम समझ लेंगे कि किस-किस प्रकार के स्टेप होंगे भी। तो आप कहेंगे सर जल्दी से करवा दीजिए भी, ठीक है? क्योंकि आपको इंतज़ार है। स्टेप ये समझ में आ गए ना? ये बॉक्स वाले स्टेप तो हाँ सर, ये बॉक्स वाले स्टेप तो हमारे समझ में आ गए कि आपको सबसे पहले बॉक्स में लिखना है इस प्रकार से भी। तो जो हमारी अभिक्रिया है, मैं 1 मिनट में आपकी अभिक्रिया पहले आपको संतुलित ही करके दिखाता हूँ भई, जो हमारे चाहिए भी। ये देखिए आपका, आप कहेंगे सर Fe है भी। प्लस में क्या थोड़ा-सा स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि हमें लिखने में कोई दिक्कत ना आए। अगर किसी से हमें गुणा करनी पड़े तो हमें कोई दिक्कत न आए भी, Fe। प्लस में क्या है सर? H2O है। ठीक है, जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड भी, Fe3SO सॉरी O4 भी। क्या मिलता है? O4 मिलता है। फेरिक सल्फेट नहीं, ऑक्साइड मिलता है अभी, O4। और प्लस में क्या है आपकी? H2 गैस निकलती है। इतनी चीज़ आपको ये अभिक्रिया दे रखी है। तो आप देखेंगे, आपको पता है कि यहाँ से देख लीजिए, आयरन का 1 है Fe का, यहाँ पे कितने हैं? 3 है आयरन के। Fe इसलिए बोलता हूँ, कई बच्चे Fe पढ़ते हैं, वरना हमें इसको आयरन ही बोलना चाहिए भी, ठीक है? कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सर ये आयरन कहाँ गया अभी? आयरन है या नहीं? तो आपकी जो देसी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, उसकी भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की, कि उसके ज़रिए भी आप इसको चीज़ों को समझ सकें। तो आयरन का 1, आयरन के 3, असंतुलित है, ये तो आपको पता चल गया, ये आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण नहीं, एक पहली बात से पता चल चुका। अब देखिए इसमें पहला काम क्या था? स, सर इसको हम बॉक्स में बंद कर दीजिए। किसको कर दीजिए? बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए भी। ये आपका बॉक्स में इसको आपने बंद कर दिया। सभी के सभी को, किसी के साथ बीच में से छेड़खानी नहीं होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, बीच में से छेड़खानी नहीं होगी। अब सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है? आप कहेंगे सर इसमें तो कितना है? 1। इसमें कितने तत्व है? 2 और 1 3। इसमें कितने? 3 और 4 7। इसमें कितने हैं? 2। तो मतलब सबसे ज्यादा किसमें है सर? इसमें है 7। आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें है आपके कितने हैं? 7 हैं। अब आप देखिए
कि इसका कोई भी पकड़ लीजिए या फिर इसमें देख लीजिए कि ऑक्सीजन के इसमें ज़्यादा किसके, ऑक्सीजन के, तो हम ऑक्सीजन को ही पहले कैचअप करेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, तो इस साइड कितने हैं सर? यहाँ तो सिर्फ एक ही है, तो ऑक्सीजन के 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक का यदि हमें 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि सर हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये कहता है कि ऑक्सीजन तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी कितने हो गए सर? इसमें 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो पहले हाइड्रोजन को भी एक बार 8 कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 हो गए ना, 2 अंदर थे, 4 से बाहर मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 कर दीजिए सर। 2 है, 2 को 8 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा सर? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 4 हो गया। हाइड्रोजन भी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी 4। अब अंतर किसका है सर? आयरन के 3 इस साइड है, इस साइड कितना? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, जो समीकरण था वो आपका संतुलित हो गया। आप चेक कर सकते हैं भी। 3 आयरन के, 3 आयरन के, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, और आपका ऑक्सीजन के 4 और ऑक्सीजन के 4। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या दोनों साइड, दोनों पक्षों में बराबर है। जब तत्वों के सभी प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और आपके उत्पादों में बराबर हो जाती है तो वो समीकरण आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब जो आपकी बुक में जो स्टेप दे रखे हैं उन स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं भी। तो चलिए भी, ठीक है, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ करते हुए चलिए भी। सबसे पहले क्या करना आपको? बॉक्स के अंदर कर लिया भी। बॉक्स क्यों किया है? ताकि बच्चे गलती न करें, उसके अंदर छेड़खानी न करते भी। जो भी आप करेंगे गुणा करके करेंगे, और गुणा पूरे के पूरे आपके यौगिक के साथ होगी, न कि एक तत्व के साथ। आपको आगे बात समझ में? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो आपने स्टार्टिंग में सूची बनाई कि अभिकारक के परमाणुओं में की संख्या भी, अभिकारक के तत्व आपने यहाँ पे लिख लिए। हाँ सर, तत्व दोनों में बराबर होंगे। तो ये परमाणुओं की संख्या की, आयरन के तत्व 1, उत्पाद में कितना? 3, हाइड्रोजन का कितना? 2, आपका उत्पाद में कितना है? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 4। ये देख लीजिए आप इस प्रकार से, ये रहा, ये दिख नहीं रहा तो ये अभिकारक आपकी इस साइड, आयरन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, और ये आपके उत्पाद आयरन कितना है? 3, ऑक्सीजन कितना है? 4, हाइड्रोजन कितना है? 2। आपने लिख लिया, आपने देखा कि ये तो मिल नहीं रहे, तो ये आपका असंतुलित है। क्या आपका? असंतुलित है। क्या है आपका? असंतुलित। अब आपका काम स्टार्ट होगा भी। तो इसने कहा कि सुविधा के लिए आप सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुन लीजिए भी। सबसे पहले आपको कौन चुनना? जो सबसे ज्यादा जिसमें परमाणु हो उस यौगिक को आपको चुनना है। और वो आपका कौन सा मिला था? आपको फेरिक ऑक्साइड मिला था, ठीक है, Fe3O4। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना, ये आपके अभिकारक थे और ये आपके उत्पाद थे। तो आपने चुना कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा था वो? तो आपने देखा कि इसमें ऑक्सीजन है, तो इस साइड वाला भी हम ऑक्सीजन वाला ले लेंगे। इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑक्सीजन कितने थे? 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने करने थे हमने? 4। तो 4 को हमने गुणा कर दिया अभी। H2O किससे गुणा कर दिया हमने? पूरे के पूरे को 4 से गुणा कर दिया। तो इसमें हमने ऑक्सीजन को बराबर कर दिया अभी, ठीक है। और यह याद रखना आवश्यक है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हमें अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते भी। उनके सूत्रों को हमें नहीं बदलना, इसलिए तो हमने बॉक्स में बंद किया था। हम पूरे के पूरे को ही क्या कर सकते हैं? 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, उनके सूत्र नहीं बदल सकते भी। उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, सूत्रों को नहीं बढ़ा सकते। आप कहेंगे सर सही बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन को 4 से गुणा कर दिया H2O को, ठीक है। फिर आपकी अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की हो गई भी, ठीक है। इसने कहा ना कि हम क्या सूत्र को नहीं बदल सकते, हमें ऑक्सीजन को 4 करना था तो हम ऐसे 4 H2O लिख सकते हैं कि पानी के आपके क्या हो गए, हमने सूत्र H2O का H2O ही रखा है जो आपका स्टार्टिंग में था भी। हमने सूत्र क्या है? H2O का H2O रखा, 4 से गुणा कर दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपका H2O का आपने क्या बना दिया ऑक्सीजन 4 करने के लिए,
H2O4 नहीं बना सकते। तभी तो हमने बॉक्स में बंद करवा दिया था कि आप ऐसी गलती न करें, बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना। आप कहेंगे सर ये आपने 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन देखा आपने, सबसे बड़ा यौगिक लिया, हाँ सर लिया। इसमें ऑक्सीजन लिया, हाँ सर लिया। ऑक्सीजन कितना था, 4। इस साइड किसमें है, 4। इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे के पूरे यौगिक को भी। पूरे के पूरे यौगिक को हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी कितना हो गया सर, 8 हो गया। तो पहले हम हाइड्रोजन का ही क्या करते हैं, सही करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2। तो ऐसे को ऐसे मत कर देना भी, H8 कर दो, लो भी 8 हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला वही रहेगा, H2 है तो H2 ही रहेगा। बस इसको किससे गुणा करें, 2 को, कि 8 आ जाए। आप कहेंगे सर ये 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। तो ये देखिए आपका ये 8 हो गए थे ना हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने थे, 2 थे। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका कितने हो गए, ये आपके 8 हो गए। ये हो गया अब आपका। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी आपका बराबर हो गया, बच गया कौन, आपका आयरन बच गया। आयरन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण आपका आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण आ गया अभी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं परमाणुओं की संख्या आप, कि आयरन के कितने, 3, आयरन के कितने, 3, हाइड्रोजन के कितने, 8, हाइड्रोजन के कितने, 8, ऑक्सीजन के कितने, 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, बराबर हो गए। तो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण आपका आ चुका है इस प्रकार से। ठीक है, समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है भी। ठीक है, आपको सिंपल डेफिनेशन याद करनी ना, सर हमें प्रत्येक तत्व है इसके परमाणु ऐसे याद नहीं रहता, तो सिंपल परिभाषा इसकी दी गई है आपकी रासायनिक समीकरण की भी। जिस समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो भी, एक लाइन में डेफिनेशन, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि आप और छोटी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, और छोटी पर दोनों और मतलब वही है आपका अभिकारक और उत्पादों में, दोनों और एक और क्या, अभिकारक और एक और क्या आपका उत्पाद। हमने पूरी तरह विस्तार से बता दिया था कि जब अभिकारकों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह अब संतुलित है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको संतुलित कर लिया। अभी 1.9 ये रहा, और ये आपका जो समीकरण है क्या आपका संतुलित है, क्योंकि आपका परमाणुओं की जो संख्या है, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या वो दोनों पक्षों में क्या आपकी बराबर है, दोनों और क्या है, बराबर है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। बस आप एक याद रखिए कि इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि हम जब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, सबसे छोटी संख्या का हम क्या करते हैं, उसका गुणज लेने की कोशिश करते हैं भी। ठीक है, पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग करते हैं, मतलब उसके गुणांक का प्रयोग हम करते हैं गुणज का भी। कैसे, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन 4 था भी, क्या था, ऑक्सीजन 4। हमें ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करना था, 4 लेके आना था। तो पहले हमने ऑक्सीजन को 1 से गुणा करके देखा, 1 हो गया। फिर हमने 2 से गुणा करके देखा, 2 हो गया। फिर हमने ऑक्सीजन को 3 से गुणा करके देखा, 3 हो गया। फिर हमने ऑक्सीजन को 4 से गुणा करके देखा, तो 4 हो गया, 4 बराबर हो गया। तो ये इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं और 4 से 4 तक पहुंचते हैं। आप कहेंगे सर हमने तो सीधा 4 ले लिया था, 1 2 3 लिया ही नहीं। तो आपने वो सारी चीजें मन मन में कैलकुलेट कर ली थी कि कब 4 आएगा, 4 से गुणा करने पर 4 आएगा भी। ठीक है, आप कहेंगे सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए भी। ठीक है, मैं कहूं कि मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना, तो मैं ये भी तो कर सकता था कि यहाँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। हीट एंड ट्रायल वाला सुन लो, एक्सप्लेन में एक एक चीज समझाऊंगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि ये आपका O4 है, जैसे Fe3O4 है, तो यहां मैं ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 कर दूं, और ये जो H2O था ना, इसको भी मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। इनको ऐसा बना देता, अब भी तो ऑक्सीजन बराबर है, हाँ सर, 2 चौके 8, और ये 8 का 8 ऑक्सीजन, ऐसे भी तो बराबर हो सकते थे।
हमारा समीकरण और बड़ा हो जाता, जो तत्वों की संख्या थी वो और ज्यादा हो जाती, परमाणुओं की संख्या और ज्यादा हो सकती। लेकिन हमने कहा है कि हमने सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके, सबसे छोटी, यहां हमने क्या कर लिया, आपको 4 का गुणांक का प्रयोग किया, हम 8 के गुणांक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात इसने कही है भाई। लेकिन इतना डीप में आपको नहीं जाना है, तो आपको सिर्फ यही याद करना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या किया गया है, सोल्व किया गया है। और उसमें क्या करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या के गुणांक का प्रयोग करके, सबसे छोटी संख्या के गुणांक का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते। यही आपका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे आप मैथ में समीकरण निकालते हो ना एक्स की वैल्यू, कि एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 आता है, नहीं आता, फिर -1 रखने पर, फिर आपका 2 रखने पर, फिर -2 रखने पर आप सबसे छोटी संख्या निकालते हैं जिन पे कि आपका समीकरण इज इक्वल टू 0 आ जाए। उसी प्रकार क्या है, हम सबसे छोटी संख्या का गुणांक का प्रयोग करते हैं कि आपकी जो इक्वेशन क्या हो जाए, जो समीकरण है वो आपका संतुलित हो जाए। यही इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। आप कहेंगे सर अब तो समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझाने की और कोशिश करूंगा अभी। ठीक है, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में ना आए भी। फिर है आपका चरण 7वीं। अब वो आपका जो समीकरण लिखा था, बैलेंस तो आपका हो गया, बैलेंस तो आपका होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी और कमी है। आप कहेंगे सर अब क्या कमी रहेगी भी, अब क्या कमी रहेगी, तो आप कहेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। भौतिक अवस्था मतलब वो आपके ठोस रूप में है, गैस रूप में है, या फिर द्रव रूप में है भी, ये भी आपको लिखना है भी। ठीक है, आप कहेंगे सर वो तो उसमें लिखा ही नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं समीकरण, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ भी। आपको पता है कि जो आपका आयरन दे रखा है, ये आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जो आपको ये दे रखा है H2O, ये आपका पानी है या फिर बर्फ है या फिर आपका भाप के रूप में है, ये कुछ नहीं पता चल रहा ना सर, कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें। मतलब इसमें जो आपके अभिकारक और उत्पाद है उसकी अवस्था नहीं लिख रखी, उसकी स्टेट नहीं लिख रखी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो हमने नोटिस ही नहीं की। यही नोटिस बात करने के लिए हम धीरे धीरे क्या लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, ताकि एक एक चीज हमें समझ में आए भी। भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञात होता है, इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्वक बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। इसने कहा कि जब हम रासायनिक समीकरण को और अधिक जानकारी वर्धक बनाते हैं भी, कि इसमें से हमें और अधिक जानकारी मिले, तो हम उनके जो उत्पाद और अभिकर्मक है, उनकी क्या है, अभिकारक है, उनकी क्या है, अवस्था भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अवस्था भी लिख देते हैं, ताकि हमें समीकरण से और अधिक जानकारी मिल जाए भी। ठीक है, अभिक्रिया के बारे में भी। अभिकारकों और उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रम से भी। अब देखिए, यदि कोई आपका अभिकारक या उत्पाद यदि गैसीय रूप में है ना, तो उसको हम किसके द्वारा लिखते हैं, उसके द्वारा हम लिखते हैं जी के रूप में भी, अगर कोई गैसीय रूप में है। यदि कोई लिक्विड के रूप में है, द्रव के रूप में, उसको हम एल के द्वारा लिख देते हैं। किसके द्वारा, एल के द्वारा लिखते हैं आपका। और एक्वस भी, ए क्यू, एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय भी। क्या है आपका, जलीय भी। जलीय का मतलब है पानी में घुला हुआ है, वो पदार्थ क्या है, पानी में घुला हुआ है भी। ठीक है, एक पदार्थ है ए भी, इसको हम सीधा लेंगे ना, तो मान लेते हैं कि ये ठोस रूप है। तो आपका क्या, जैसे चीनी ले ली भी आपने, चीनी की बात करते हैं, अगर आपने चीनी सीधी ली है ना, तो आप चीनी सीधी लिख देंगे, शुगर आप लिख देंगे, जो भी चीज है आप शुगर लिख देंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि चीनी आपने पानी में घोल के लगा दी ना, तो चीनी पानी में घुली हुई है, तो आप चीनी और आगे लिखेंगे एक्वस, ए क्यू, एक्वस मतलब जलीय है, ये पानी में घुली हुई है भी। चीना में लिख गया क्या, चीनी आपको शुगर समझ में आती होगी, ये आपको सिंपल बिल्कुल लिखवाया है आपको भी। ठीक है, यदि कोई चीज आपने इस प्रकार से ली है जो पानी में घुली हुई है, तो उसको हम एक्वस लेंगे। सर फिर हम पानी को क्या लेंगे, पानी क्या है आपका, किसी में घुला नहीं हुआ ना, तो वो आपका लिक्विड के तौर पर लेंगे, द्रव के तौर पर लेंगे, एल लेंगे। और ये बात मैंने आपको बता दी। तथा एस से क्या, ठोस, ठोस क्या आपका जो सॉलिड है वो आपका क्या है, एस से दर्शाया जाएगा भी। अब यहाँ पे आ जाइए भी आप, आयरन क्या है आपका, सॉलिड है, तो हमने एस लिख दिया। H2O क्या है आपका, पानी, यहाँ पे जी लिख दिया। मतलब हम पानी यूज नहीं, पानी का प्रयोग है वो क्या है, भाप के रूप में करें, न कि लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में नहीं करें।
तो भाप के रूप में हम कर रहे हैं। ये आपको सॉलिड मिलेगा और हाइड्रोजन आपको गैस के रूप में मिलेगी भी। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ पानी के साथ क्या है आपका जी का प्रयोग, जी का जो चिन्ह है ना वो हमें दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि आवश्यक ना हो। तो इसने कहा कि यहाँ से हमें पता लग गया कि जो पानी का उपयोग हुआ है इस समीकरण में या फिर इस रासायनिक अभिक्रिया में वो भाप के रूप में हुआ है। और इसने कहा कि जब तक आवश्यक न हो तब तक हम इन संकेतों को नहीं लिखते भी, जब आवश्यक हो तभी हम इन संकेतों को लिखते हैं। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें कुछ विशेष कंडीशंस की आवश्यकता होती है तभी वो रासायनिक अभिक्रिया होंगी, नहीं तो नहीं होगी भी। तो इसलिए जो विशेष कंडीशन होती है ना तो वो हम क्या कर देते हैं, उसको तीर का जो निशान होता है उसके ऊपर या नीचे हम लिख देते हैं। अब समझिए, प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि आवश्यक न हो भी। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको जरूरी न हो भी। जरूरी लगते हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है भी। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। ताप या दाब भी उसने कहा कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो आपकी एक विशेष तापमान पर ही होंगी या विशेष दबाव पर ही होंगी। जब तक वो उतना तापमान नहीं होगा, उतना दबाव नहीं होगा या फिर वे चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तब तक वे अभिक्रिया नहीं होंगी। तो वे कंडीशंस जो है आपकी वो हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं अभी। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया की प्रक्रिया जैसे ताप, जैसे ये अभिक्रिया देखिए भी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, जब तक 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, दाब नहीं होगा, तब तक ये अभिक्रिया नहीं होगी। आप कहेंगे सर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए आपका CO2 चाहिएगा, H2 चाहिएगा, सूर्य का प्रकाश चाहिएगा और क्लोरोफिल चाहिएगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे ना तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे भी। ठीक है, आपने पौधा छांव में लगा दिया, बिल्कुल भी आपका धूप नहीं आ रही, तो आप चाहे उसमें पानी मिलता रहे, CO2 मिलती रहे, आप में ये विक्रिया नहीं होगी, उसका भोजन नहीं बनेगा, पौधा सूख जाएगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी पौधा क्या होगा, सूख जाएगा भी। तो ये चारों चीजें आपकी जरूरी है, इसलिए ये जरूरी थी, ये यहाँ पे लिख दी, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता भी, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ये आपके क्या है, इनसे आपके ये चीजें बन रही है अभी। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये H2O ये बन रहा है। ये अभिक्रिया आप जरूर याद कर ले भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी कि किस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण आपको लिख सकते हैं भी। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का या फिर रासायनिक परिवर्तन का संक्षिप्त रूप होता है कि हम अगर वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत बड़ा लिखा जाएगा, इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं। संक्षेप रूप में समीकरण के रूप में हम लिखते हैं। समीकरण कैसे, आपका लेफ्ट हैंड की साइड अभिकारक लिखा जाएगा, राइट हैंड की साइड आपका उत्पाद लिखा जाएगा, बीच में उनके तीर का निशान आएगा जो आपके अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन की दिशा को दिखाएगा भी। ये हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ के आए हैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं लगाई वो पीछे वाली क्लास प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे विज्ञान के विषय की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और कंप्लीट विज्ञान विषय आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन हमारे रहते हैं भी, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है भी। ठीक है, हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है सर, जलाना है भी। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सुन लीजिए आप अच्छी तरह से भी। जो मैग्नीशियम है ना, ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है भी। आप कहेंगे सर ये मैग्नीशियम का क्या है, रिबन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, दिख रहा आपको, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है सर, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये बात आपको पता सर, बिल्कुल पहली अभिक्रिया में हमने यही पढ़ा था। तो आप कहेंगे सर ये बात सही है भी। तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन है ना, तो इसके साथ जो आपका ऑक्सीजन है जो हवा में उपस्थित है, वायुमंडल में उपस्थित, वो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगी सर, वो बना देगी आपका कहाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले भी मैंने आपको समझाया था, आप दोबारा समझ लीजिए। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन चुका है। आप कहेंगे सर बन गया।
अब ये परत इसके ऊपर लग गई भी, क्या होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जब ये परत थी ना, ये मान लो मेरा हाथ है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो ये जो ऊपर वाला मैग्नीशियम है, ये परत है, इसने जो हवा में ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दी, एक परत बना दी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और हम ये रिबन खरीद के ले आए भी, और हमने जब इसको जलाने की कोशिश की तो पहले कौन आएगा सर, ये कहेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लो के चपेट में जो आएगी के साथ कौन सी आएगी सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आएगी, जो इस मैग्नीशियम रिबन को ढंग से जलने नहीं देगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिबन को, ताकि ये आराम से जल सके, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाएंगे, तो हम क्या लेके आएंगे सर, हम लेके आएंगे क्या, रेगमार भी। क्या ले आए, रेगमार। तो मैं इसको अब साफ करूंगा रेगमार से, तो जो मैग्नीशियम की ऑक्साइड की जो परत जमी थी ना, ये उतर जाएगी भी, क्या है, ये आपकी उतर जाएगी सारी, और आपका मैग्नीशियम रिबन आपका साफ हो जाएगा, और फिर ये आराम से जलेगा सफेद लो के साथ, सफेद चमकदार लो के साथ, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा। तो हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को परत हटाने के लिए उसको रेगमार से साफ करते हैं, ताकि वो दहन में रुकावट पैदा न करे, जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो दहन में रुकावट पैदा न करे। उसके बाद आपको दे रखे हैं कुछ, आपको ये रासायनिक समीकरण दे रखे हैं कि इनको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित समीकरण लिखना है, और फिर आपको क्या है, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। चलो ये और मैं आपको करवा देता हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज बिल्कुल बेसिक से आपको समझाता हुआ मैं चलूंगा भी, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाता हुआ मैं चलूंगा भी। ये रहे भी आपके, देखिए आप एक बार इस दो को भूल जाइए भी, ठीक है, बैलेंस करना ना, हमें बैलेंस क्या करना है सर, बैलेंस हमें करना है, आपको क्या दिया था सर, हमें दिया था सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन आपको पता H2 होती है, Cl2 होती है आपकी, क्लोरीन होती है, और आपने HCl लिख दिया, क्या लिख दिया, HCl लिख दिया। तो आपको अब इसको संतुलित करना है। आपने देखा सर हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन के दो, क्लोरीन का एक, इसका मतलब क्या करना है, हमें डबल करना है, इस साइड क्या करना, डबल, दोनों को डबल करना पड़ेगा। तो आपको कोई मुसीबत नहीं, आपके दोनों एक साथ हैं भी, क्या दोनों एक साथ, तो यहाँ हमने दो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के भी दो, होगी बैलेंस, सिंपल, हो गई बैलेंस। हाँ सर हमारी बैलेंस हो चुकी है भी, ठीक है। उसके बाद आगे वाली पे आ जाइए भी, ठीक है, किसी प्रकार का आपको दूसरी अभिक्रिया पे आ जाइए भी, ताकि आपको साफ साफ दिख सके भी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपका बेरियम क्लोराइड है भी, क्या है आप, बेरियम क्लोराइड भी। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या आप ये लिखेंगे भी, आप BaCl2 लिखेंगे, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 लिखेंगे, बेरियम सल्फेट आप लिखेंगे BaSO4, AlCl3 आप लिखेंगे। बाकी ये जो आगे लिख रखे हैं ये आप बैलेंस करेंगे, किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, तो आपको क्या देखना है अभी, कोई भी उठा लीजिए आप कहेंगे सर इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा ना, आपने बॉक्स में तो बंद कर दिया इस प्रकार से भी, क्या है कि आपने इनको बॉक्स में बंद कर दिया यहां से भी। पहला काम क्या था, बॉक्स में बंद करना था भी। आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जो इसके मल्टीप्लायर हैं, आप कहेंगे सर बॉक्स में बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा किस में भी, इसमें कहेंगे सर ये ऑक्सीजन के 4 तिये 12, इसमें सबसे ज्यादा हैं आपके, क्योंकि कितने हो गए अंदर, 4 और 1 5, 5 तिये 15, ये हो गए 2 17 आपके परमाणु इसके अंदर हो गए। तो सबसे बड़ा हमने यही उठा लिया। सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम कितने हैं सर, 2 हैं। एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे भी। एल्युमिनियम 2 है, तो हमने एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमने एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन सर कितनी हो गई, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गई। क्लोरीन क्या हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 कर लीजिए भी। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो किससे गुणा करें कि 6 हो जाए सर, 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। और जैसे ही आपने यहाँ 3 से गुणा किया, बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया सर, तो यहाँ पर भी बेरियम को 3 से गुणा कर दीजिए। बस आपकी अभिक्रिया सबके साथ आपने गुणा कर चुके हैं। अब आप इसको मैच कर लेना, आपकी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी ऑटोमेटिक।
जिसके साथ गुणा करें ना, तो उसके कारण जो परिवर्तन हुआ पहले उसको ठीक कर दीजिए, बस आपकी रामायण सारी ठीक होती चली जाएगी ऑटोमेटिक। कैसे? सर हमने तो एल्युमिनियम से शुरुआत की थी, एल्युमिनियम 2 थे, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 किया, जब हमने यहाँ पे एल्युमिनियम 2 से किया तो क्लोरीन क्या हो गए? 6 हो गए, क्योंकि पूरे के पूरे यौगिक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ पर भी क्लोरीन आपके 6 करने पड़ेंगे, 3 दूनी 6। जब हमने यहाँ पे क्लोरीन 6 किए तो बेरियम यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पर भी बेरियम 3 कर दीजिए, बस बात खत्म। फिर आप किसी को कंपेयर कर लीजिए, बराबर आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी सोडियम जल भी, ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो हमने हाइड्रोजन उठाया अभी, क्या उठाया? हाइड्रोजन हमने उठा लिया अभी। हाइड्रोजन सर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं हमें हाइड्रोजन से। क्या हुई? कोई दिक्कत हमें नहीं हुई हाइड्रोजन से भी। ठीक है, एक बार तो देखिए, वैसे तो यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे रहा हाइड्रोजन, कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे कितने हैं सर? 2 हैं। क्या है? 2 हैं। दिक्कत हो रही ना? तो इसको छोड़िए, एक बार हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं सर? 1 है, और यहाँ पर भी कितना है? 1 है। क्या दिक्कत हुई भी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, चीजें आपकी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप देखिए, जब आपने हाइड्रोजन देखा भी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर? कितने हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और एक 3, और यहाँ पे कितने हैं? 2। अब आप कहेंगे सर ये कंडीशन हमें परेशान करती है हर बार। मुझे पता है कि ये कंडीशन आपको परेशान करनी है। एक बार मैं इसको हटा भी देता हूं जो आपको साफ साफ दिखे, ये वाले भी ध्यान से समझना आप, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन होते हो जब आपके 2 3 सीधे डबल या ट्रिपल हो ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भी, उसमें तो कोई दिक्कत आपको आती ही नहीं है भी। ओके, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। सर यहाँ पे 1 है तो हम क्या कर दें? तो यहाँ पर अगर 1 है, 2 और एक 3, तो यहाँ हम क्या करें भी? क्वेश्चन यही है कि आपने सबसे ज्यादा वाला उठा लिया, इसमें 3 है, इसमें आपके भी 3 है, आप कोई सा भी उठा लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, तो हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कर दें, चाहे आप यहाँ पे डबल कर दीजिए। 4 तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 और 3 का आपका मिलाप नहीं होगा अभी। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या किया? यहाँ पे डबल कर दिया अभी। यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे डबल कर दिया, क्योंकि 4। तो अब 4 तो हम इसको भी बना सकते हैं, 4 बना लीजिए, 4 इसको भी बना सकते हैं। ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया। 2 आपका सोडियम, 2 सोडियम, तो 2 सोडियम आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपकी होगी बैलेंस या कोई डाउट है भैया? अब कोई हो रहा क्या? सर अब हमारा कुछ भी नहीं रहा, सारी चीजें बराबर हो चुकी। यदि आपका 2 और 3 आ जाए तो पहले उनको क्या कर लीजिए आप? 4 बनाने की कोशिश कीजिए, 6 बनाने की कोशिश कीजिए, 8 बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार आप पहले बनाइए भी। तो हमने क्या किया था? 3 था ना, पहले इसको 4 बनाया, फिर इस साइड भी हमने 4 कर दिया, क्योंकि 2 से क्या है, आराम से हम 4 बना सकते हैं, इसलिए हमने 4 बना दिया। पहले आपको देखना है इस हाइड्रोजन से आप कितना बना सकते हैं अभी। ठीक है, मान लो तो यहाँ 3 होता तो इस साइड क्या बनाते? इस साइड हम बनाते कि 6 करने की कोशिश करते, 6, क्योंकि 3 से 6 बन सकता है। तो हमने 4 क्यों बनाया इस साइड? क्योंकि यहाँ हम 2 से क्या है, आप 4 आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी भी। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या था आपको कि रासायनिक समीकरण आपका संतुलित भी लिखना था, और साथ साथ क्या आपको उनकी अवस्था भी लिखनी थी कि अवस्था कौन किस प्रकार की है भी, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये देख लीजिए भी आपका बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन में विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड में बेरियम क्लोराइड आपका हो गया। विलयन आपका बताया है भी, क्या बताया? विलयन, ध्यान रखना है भी, मतलब वो घुला हुआ है भी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? जल में घुला हुआ है बेरियम क्लोराइड, तो एक्वस हमने लिख दिया। ये भी जल में घुला हुआ एक्वस, और सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्या? जल में घुला हुआ आपको मिलेगा, तो ये भी एक्वस। लेकिन जो आपका बेरियम जो सल्फेट है ना,
वो आपका क्या होगा, गांठों के रूप में आपको मिलेगा, ऐसे विच्छिदकों के रूप में, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। जैसे आपको लेड आयोडाइड मिला था अभी, क्या था? लेड सल्फेट था और सोडियम आपका क्या था? आयोडाइड था आपके पास, दोनों की रिएक्टेंट की थी। तो आपको लेड आयोडाइड क्या मिला था? पीले रंग का निक्षेप मिला था, अवक्षेप मिला था। उसी को आपको बोलते हैं अवक्षेप अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवक्षेप अभिक्रिया, जिसमें हमें उत्पाद क्या है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, वो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को आप याद रखना, अवक्षेप अभिक्रिया के रूप में भी। संतुलित, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल के विलयन के रूप में तो एक्वस हो जाएगा। ये भी जल में विलयन है तो आपका क्या हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। और इसमें NaCl आपको एक्वस जल में घुला हुआ मिलेगा आपको, और ये H2O आपको लिक्विड द्रव के रूप में जल मिलेगा। तो ये आपके सारी चीजें क्लियर है भी। तो मेरे हिसाब से आपको जो समीकरण उसको संतुलित करना आपको आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी ऐसा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है भी। तो अगर आप यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गए ना, तो सच में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, जहां हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।